बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद सुबह सवेरे। वेलकम बैक फराह वापस आ चुकी हैं और फराह ने एक जो है ना तवील छुट्टियां की हैं। फराह कैसी रही आपकी छुट्टियां? तवील के ऊपर हमजा का तवील थी ना, ये तो मैं इसलिए कहता हूं। बहुत मजे की। कोई छुट्टी ऐसी भी होती है जो अच्छी ना हो? हाँ, नहीं ऐसी कोई छुट्टी। लेजी संडेज का हमने सुना हुआ है, और अगर वो लेजीज मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज भी हो जाए तो वो तो एक बड़ा रिफ्रेशिंग भी और इसके साथ साथ एक बड़ा कंफर्टिंग, बड़ी फ्रेश होके आई हैं लग रहा है हमें। फराह को देख के हम भी बहुत मिस कर रहे थे, व्यूअर्स भी बहुत मिस कर रहे थे, और कई लोग पूछ भी रहे थे। फराह आपसे भी पूछ रहे होंगे। मुझसे तो मुसलसल ही पूछ रहे थे और मैं उन्हें कह रही थी हाँ बस अभी तभी बस आ रहे हैं। लेकिन हमजा एक छोटी सी ना बात के साथ मैंने इन छुट्टियों में एक चीज ऑब्जर्व की, वही जो हम बार बार बात करते हैं कि हम लोग बड़े कैजुअल हैं हर चीज के बारे में, जिसमें जिंदगी सबसे पहले है। बिल्कुल ठीक है। द लीस्ट वी केयर अबाउट जो है वो जिंदगी है, भले अपनी है भले किसी और की है। अच्छा, और ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या हुआ इसमें? आपने ऐसा क्या देखा कि आपने ये फील किया और आप जो है इस बारे में बात करना चाह रही हैं? आपको अगर कहा भी जा रहा है ना, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं कि आप मास्क पहने, फासला इख्तियार करें, कोई करने के लिए तैयार नहीं है हमजा। बिल्कुल। और इसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं वो नाराज भी हो जाते हैं आगे से। आप किसी से कह दें तो वो नाराज भी हो जाते हैं, और अब हम देख ही रहे हैं कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा, आज यकम अप्रैल है, कल भी हमने शेयर किया था यहाँ पर लोगों के साथ कि ज़रा दिल गुर्दे के साथ आज का दिन आपने गुजारना है। कोई भी कॉल आ सकती है, कोई भी मैसेज आ सकता है, लेकिन तहम्मुल से उसको पढ़ें, सुने, मुस्कुराएं और आगे चलें। आज के दिन लॉटरी निकले तो एकदम छलांग ना मार दीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई और बुरी खबर सुनने को मिले तो भी एकदम से दिल पे ना ले लीजिएगा। थोड़ी सी तहकीक, तहम्मुल, क्योंकि लोगों को हमारे यहाँ जो है ना मजाक में और किसी को तकलीफ देने में, टॉर्चर करने के दरमियान जो हद फासिल है उसका अभी तक उसका नहीं पता। वो जो बारीक सी एक लाइन है ना, उसको हम क्रॉस करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तफरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का कोई नुकसान ही हो जाए और वो शख्स जो मजाक कर रहा होता है उसके लिए भी पूरी जिंदगी का रोग बन जाए और वो परेशान रहे कि मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान। अंदाजा ही नहीं होता हमें। और हमजा कहते हैं, इसमें एक छोटी सी बात शेयर करते हुए हम हेडलाइंस की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको खुद तकलीफ महसूस होती है ना तो आप जिंदा हैं, शुक्र करें उसके लिए। लेकिन अगर आपको किसी की तकलीफ फील होती है ना तो उसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद इंसान भी जिंदा है। तो आपने ये नहीं देखना सिर्फ कि मैं जिंदा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर आपको दूसरों की तकलीफ नहीं फील हो रही ना तो जरा सा गौर कर लें कि अंदर मौजूद इंसान जो है उसकी क्या कैफियत है। बिल्कुल ऐसे ही। अब फराह, सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। हुकूमत अवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोशिशें तो कर रही है, मगर जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी महफूज नहीं हो सकती। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकता जब तक हम खुद अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। रमज़ा, मेरे लिए सबसे अलार्मिंग बात इसमें यह है कि जो लोग कल तक ये समझते रहे थे ना कि बच्चे इससे इन्फेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ मसला जो है उन लोगों का है जिनकी उम्र ज्यादा है। तो बच्चे इससे बहुत तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। अगर आज तक की हम बात करें ना हमजा, तो 15 साल तक के 19,367 बच्चे से पंजाब में मुतासिर हो चुके हैं। ये एक बड़ी तादाद है बच्चों की, जो कि 15 साल तक की उम्र के हम कह सकते हैं कि ये जवान जो बच्चे। हम कल भी शेयर कर रहे थे और ये बात हो रही थी कि 7 दिन का जो बच्चा है उसको वालिदा से जो है कोरोना का वायरस जो है वो मुंतकिल हो गया और उस बच्चे को फिर किम्स लाया गया, वहाँ बच्चे को दाखिल करवाया गया। अब ये आलमी वबा की हम बात कर रहे हैं, SOPs की भी बात कर रहे हैं, अमल करने को हम तैयार नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि शरह जो है मुस्बत केसेस की वो बढ़ती चली जा रही है। 9.93 शरह है। गुज़श्ता 24 घंटों की देख ली जाए 4,974 केसेस सामने आए गुज़श्ता 24 घंटों में। और 53,127 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त अगर हम बात करें जब आपसे मुल्क में कोविड की। और आपको पता है कि ये सख्त किस्म का वायरल है। एक अच्छी खबर ये है हमजा कि फाइजर ने ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है ये टोडलर्स यानी 12 से 15 तक ये जो बच्चे सारे, इनकी उम्र के बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बड़े लोगों से ज्यादा इफेक्टिव है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनी जिन बच्चों को लगाए गए। मगर हमारे यहाँ याद रहे कि अभी तक फाइजर और इस तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी तो 50 साल से ऊपर वालों के सिर्फ रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है। 60 साल से ऊपर वालों को लग रही है। एग्जैक्टली। तो हम कैसे फिर इस मामले में गैर मोहतात हो सकते हैं? अपना नहीं तो अपनी बच्चों की जिंदगियों का तो हम सबको ही बहुत परवाह होगी। तो अगर अभी तक इसको आप नजरअंदाज करते रहे हैं तो अब हमें इसके
इसके बारे में जरा ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि थर्ड वेव जो है ये बड़ी तेजी से हर शख्स को अपनी लपेट में ले रही है, उसमें बच्चे बूढ़े की कोई कैद नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास भी गुज़श्ता रोज़ हुआ है, जिसमें मुल्क में कोरोना और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। एक तजवीज़ ये भी थी वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए और वही हल होगा, जिसे मुस्तरद किया है वज़ीर-ए-आज़म ने। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद कराने की हिदायत की है। उनका कहना यह था कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। हालांकि वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, या लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस बारे में हमेशा से अपने इस सोच का नज़रिए का इजहार करते रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार दोनों साथ साथ चलने बड़ी ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की बात की जाए तो कोरोना SOPs से मुतालिक नया हुक्म जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अप्रैल से तमाम शादी हॉल्स बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स में भी अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सूबे में कारोबारी मराकज़ जो है सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब में वबा से मुतासिर अब तक 10 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद हम टेंटेटिवली 1000 बता रहे हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 19,367 10 साल की उम्र तक के जो है 1000 तक है। लेकिन अगर उससे ऊपर के देखें तो बच्चों की तादाद जो है वो बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर हमने ऐसा ना किया कि हमने बच्चों को भी मास्क की तरफ ना लेके आए, बच्चों को भी हमने जो है मोहतात रहने के हवाले से ना बताया, उनको एजुकेट ना किया, तो हम एक बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जो हम अडल्ट होते हैं उनका घर में भी आप देख लें तो आपका एक दूसरे से बहुत कम जो है फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा होता है, लेकिन बच्चा हर एक के पास जा रहा होता है। आप बच्चे को उठाते हैं, बच्चे को चूमते हैं, उससे प्यार करते हैं और वो पूरे घर के पास जाते हैं। तो ये बड़ी एक्टिव फेज ऑफ लाइफ होता है। उन्होंने स्कूल भी जाना है, उन्होंने एग्जाम भी देना है, उन्होंने बाहर भी जाना है, खेलना भी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 60% तकरीबन आबादी जो है हमारी वो यंग पॉपुलेशन है, जो हम बच्चे तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन इस एज ब्रैकेट के आसपास हैं। तो हमें इस बारे में बहुत एहतियात करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल खराब हो रही है। बिल्कुल, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, क्या फैसले किए जाएंगे, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग शाहवानी साहब, इस वक्त बलूचिस्तान में आप हमें बताइएगा कोरोना की सूरत हाल क्या है। हम बाकी सूबों के हवाले से तो देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में भी टेस्टिंग वैसी हो रही है और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है? SOPs पे तो अमल दरामद हमने शुरू कर दिया है। सरकारी जितने ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हमारा सरकारी अमला है वहाँ पर तो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लेवल पे अभी एज सच आवाम जो है SOPs ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं और कोरोना को जो है ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। पिछले साल मार्च में इन्हीं अयाम में हमने लॉकडाउन भी लगा दिया था और लोगों में एक खौफ थी और उसको सीरियस ले रहे थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। और थर्ड वेव जो है इस वक्त खसूसन पंजाब में, KPK में, कराची में केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो मीडिया पे जो एक सूरत हाल बनी हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं खसूसन पंजाब के, तो उसको देखते हुए लोग थोड़े सेंसिटाइज जरूर हुए हैं। लेकिन मजीद बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो SOPs है वो ऑब्जर्व करा सकें और इस सिलसिले में कोयटा में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पे फरवरी के मुकाबले में मार्च में हमारे केसेस में 3 गुना इजाफा हुआ है और इसमें 72% केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं। और इस सूरत हाल को बांधते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 10 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट कोयटा की सतह पे जो हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज हैं, स्टेडियम्स हैं, जिम्स हैं या पार्क्स हैं, 6 बजे के बाद उसको तो हमने बंद करने का फैसला किया। और साथ ही परसों कोयटा में लोगों के इज्तिमात पे हमने पाबंदी आयद कर दी है। 1 साल से जो हम कूप कर रहे हैं कोरोना के साथ, या जो मीटिंग्स में मैं बैठता रहा हूं और कोरोना को 1 साल से जो है जो रिपोर्ट कर रहा हूं, वो तजर्बा मुझे ये बताता है, हम सबको ये बताता है कि कोरोना अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ये कहीं भी फौरी तौर पे मल्टीप्लाई हो सकती है केसेस। फर्स्ट वेव में भी आपको सामने यही सूरत हाल थी, सेकंड वेव में भी ये हुआ। अभी केसेस बिल्कुल तम गए थे, लेकिन फरवरी के एंड में और मार्च के अवाइल में केसेस अगेन नमूदार होना शुरू हुए और थर्ड वेव सामने आई। तो उस तमाम सूरत हाल का हम जायजा ले रहे हैं और अभी तो हम बलूचिस्तान के अवाम को गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, इल्तिजा और अपील कि वो SOPs पे अमल दरामद करें। अगर नहीं करते तो फिर केसेस बढ़ने की सूरत में जो हमने अब एक फैसलों का आगाज कर दिया है, ये आगे बढ़ते बढ़ते
स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। बिल्कुल सही शाबानी साहब, लोग अब इस चीज़ पे भी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन एंड स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ अब बड़ी तेज़ी से वैक्सीन जो है वो फराहम कर रही है अपने लोगों को, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल और ज़रिया है जिसके ज़रिए से कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? कोरोना वैक्सीन लगने का अमल कहाँ तक पहुँचा है? उसमें कितने अफराद हैं जिनको अब तक वैक्सीन जो है मुहैया की जा चुकी है, और इस बारे में सूबाई हुकूमत का आपका प्लान क्या है? देखिए, फर्स्ट फेज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिसकी तादाद 22,000 हमने रजिस्टर कराई थी, लेकिन वैक्सीन कम होने की वजह से 16,000 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक हमने वैक्सीनेट किए हैं, और सेकंड जो डोज है वो अमल भी वहां पे जारी है। और उसके अलावा जो हमारे 60+ एज ग्रुप है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो है हमने गुजारिश किया था कि कम से कम 1 लाख जो डोजेज है फेडरल गवर्नमेंट वो हमें प्रोवाइड करे, लेकिन 15,000 जो वैक्सीन के डोजेज है साइनोफार्म के वो हमें प्रोवाइड किए गए। तो उसके रजिस्ट्रेशन में नादरा की तरफ से जितनी प्रॉम्प्ट रिस्पांस होनी चाहिए थे वो भी कम है। 1166 पे रजिस्ट्रेशन का अमल थोड़ा जो है सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन लोग जो रजिस्टर करा रहे हैं 1000 के करीब जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। अलगर्ज के बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और प्लस कोयटा में 3 मास वैक्सीनेशन सेंटर हमने स्टैब्लिश किया और वेल स्टैब्लिश किए हैं, जहां पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ जो है अमला भी मौजूद है। इसके अलावा 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर पूरे बलूचिस्तान में वो भी हमने स्टैब्लिश किए हैं। लेकिन इस तमाम फैसिलिटीज के बावजूद जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने ये सेंटर स्टैब्लिश किए, जब तक वाफिर मिकदार में हमारे पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती उस वक्त तक जो है सारे लोगों को हम वैक्सीनेट भी ज़ाहिर नहीं कर सकते, और ये सेंटर्स जो है इसी तरह वीरान रहेंगे। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, अब तो सूबों को भी वैक्सीन दरामद करने की इजाजत मिल चुकी हुई है और सूबे दरामद कर भी रहे हैं। हम सिंध की जानिब से कुछ हिकमत अमली देख रहे हैं, उन्होंने पैसे भी जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। क्या बलूचिस्तान हुकूमत भी कुछ इसको प्रोक्योर करने की हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर रही है, खुद से मंगवाई जाएगी वैक्सीन? बलूचिस्तान में जो है हमारे पास जो फाइनेंस में जो बजट में पोजीशन है वो बड़ी टाइट है। अब जून भी आने लगा है, हमारे अपने डेवलपमेंट के जो स्कीमात हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा कोई 80-82% जो ओवरऑल बजट है वो तो नॉन डेवलपमेंट में चला जाता है, जिसमें जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहें हैं और उनके पैकेजेस हैं, उनके अलाउंसेज हैं, उनके पेंशन्स हैं। जो बाकी थोड़ा सा रकम बच जाता है वो हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। और डेवलपमेंट पे भी क्या कि बलूचिस्तान आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है, और आधे पाकिस्तान के लिए हार्डली हमारे पास 100 अरब रुपए वो भी ये इस गवर्नमेंट में हमने इस तरह अरेंजमेंट किए कि बच जाते हैं। तो ये मुश्किल सूरत हाल है हमारे लिए, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि अपने लोगों को हम तनहा कथन नहीं छोड़ेंगे, बाहर सूरत कोशिश करेंगे कि समहाउ हम भी अपने तौर पे कोई प्रोक्योरमेंट कर सकें। लेकिन अभी तक एनसीओसी में हमारे साथ ये कमिटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का कि बलूचिस्तान को जो नेक्स्ट अब वैक्सीन उनको जो दस्तयाब होगी उसमें बलूचिस्तान को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और फिलहाल अब ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे कि वो हमें जो है मैक्सिमम जो तादाद में ये डोजेस फराम करें और ये अमल जारी है। इंशाअल्लाह किसी मरहले पे आके अगर हमने महसूस किया कि वाकई खुदा न खास्ता की बहुत इमरजेंसी और हमें जरूरत है प्रोक्योरमेंट की, तो फिर अपने आवाम के लिए फर्स्ट फेज में भी जब लॉकडाउन हुआ हमने राशन फरामी में कतई कोई कोताही नहीं की। मास्क खरीदारी में या वेंटिलेटर्स या आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर जो स्टैब्लिश करने थे, डॉक्टर साहबान को बोनसेस, हमने हमारा कमिटमेंट था कि अपने लोगों को कथन इमरजेंसी की सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। अभी इंशाल्लाह हमारी यही कमिटमेंट है। ठीक है शाहवानी साहब, कोरोना के बारे में एक चीज़ कही जा रही है कि न्यू नॉर्मल है। अब आप ये तो नहीं सोच सकते कि ये जब होगा तब देखा जाएगा। हम 1 साल से इसको देख रहे हैं कि इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सो ये भी बता दीजिएगा कि अब जबकि थर्ड वेव जो है उसमें इतनी तेज़ी से इजाफा हम देख रहे हैं नंबर्स केसेस में, तो उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद है, उसमें वहाँ पर हमारी ज़ाहिर है हर एक शख्स की कोशिश होती है कि इस माह मुबारक से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करे। तो कोई ख़ुसूसी SOPs भी तरतीब दिए गए हैं और उस हवाले से क्या आपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए हैं, आगाह कर दिया है लोगों को, जो चीज़ें इन प्लेस हैं? जी बिल्कुल, तरतीब दिए गए हैं। बलूचिस्तान में हमारे NCOC के तर्ज पे है BCOC, जो डेली
बेसिस पे कोरोना की तमाम जो सूरत है उसको इवेलुएट कर रही होती है और डेली वो रिपोर्ट जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो है सबमिट कर रही होती है। वीकली भी उनका रिपोर्ट वो इवेलुएट करके कंपाइल करके भिजवाते हैं। तो उसमें एसओपीज पे खसूसन रमजान में फिर रमजान बाजार हमने स्टैब्लिश करने हैं लोगों के लिए। रमजान में जो टाइमिंग है जिसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है मार्केट्स में, उस तमाम सूरत को देखते हुए हम एसओपीज पिछले रमजान में भी हमने लागू किए थे उनको भी सामने रखते हुए मजीद उसको मॉडिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसको बेहतर अंदाज में काबिल अमल बना के लोगों से गुजारिश भी करेंगे और उस पर अमल दरामद को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत चवानी साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर एसओपीज़ पर अमल दरामद हुकूमत भी करवाए और लोग खुद से तो एसओपीज़ पर जो है अमल दरामद करने की कोशिश लाजमी करें, वरना ये ना हो कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और हम फिर से बहुत परेशान हो जाए। बिल्कुल। और हमजा, ये जो वबा इसने हमें एक और चीज़ सिखाई हुई है कि ज़िंदगी की और दुनिया की पेस रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा। हम अभी तक उसी मेथड एंड कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं जो पहली वेव का था। ये जो थर्ड वेव है इसने हमें बता दिया है कि अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो वबा जो है वो उस घर का मसला है, उनको हो गया, तो खुदा ना खासा ये ना हो कि बहुत देर हो जाए हमें। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप किसी को देखें कोई शख्स बहुत एहतियात कर रहा था फिर भी उसको कोरोना वायरस हो गया है, तो ये ना सोचें कि एहतियात करने के बावजूद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहीं पर कोताही की है जहां पर जिस वजह से उनको भी कोरोना वायरस हो गया, तो आप लोग कोताही ना करेंगे। मसला दूसरों की बेहतियाती से भी हो जाता है। हाँ। ये इसमें जो एक दूसरे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए तो हम बार बार बात करते हैं, बहुत ज्यादा है। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी भी, जहां हमने शुरू किया कि अगर खुद को तकलीफ होती है तो आप तो जिंदा हैं, लेकिन अगर दूसरे की तकलीफ महसूस नहीं होती, उसका एहसास नहीं होता, तो फिर अंदर मौजूद इंसान जिंदा नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं और फरा बात करते हैं जो कराची के ट्रांसपोर्ट से सताए हुए शहरी थे ना, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। शहर कायद में पहली इलेक्ट्रिक बस जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और वो जो है अब फराटे भरेगी। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। इसलिए कि इस खबर से जितनी खुशी कराची के रहने वालों को होगी उतना हम सब लोगों को भी होगी, जो कि हमेशा से रोना रोते रहे हैं कि शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है, शहरियों को बहुत तकलीफ और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि शहरियों की खटारा बसों से जान छूट रही है और उसके बदले में जो आ रही हैं वो नई नवेली इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि आरामदेह भी हैं और उसमें डेफिनेटली सफ़र की ज़्यादा सहूलतें भी हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने ये इफ्तिताह किया। अच्छा, इसके दो फायदे हैं फरा, आप देखें ना, एक तो ये है कि कराची वालों को नई बस मिल गई और ये उम्मीद अब आई कि जी कि कुछ अच्छी ट्रांसपोर्ट जो है उनके भी हिस्से में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक बस है, हमें जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं और जो हमारी फजा जो है इतनी ज्यादा खराब हो जाती है उससे भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बारिश का पहला कतरा जो है ना वो मुश्किल होता है, उसके बाद रेस्ट जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। जब आप एक हेल्दी कंपटीशन की बुनियाद रख देते हैं तो फिर एक अच्छा माहौल जो है वो खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। लेट्स होप एंड विश कि ये भी बारिश का वो पहला कतरा साबित होगा, जिसके साथ सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये जो आलूदगी समेत मुख्तलिफ मसाइल हैं इनका हल होगा। सो बात करेंगे इस हवाले से वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से, जो हमेशा बड़े विजिलेंट रहे इस तरह के इनिशिएटिव्स पे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, फरमाइएगा कि कराची में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से कितना बड़ा कदम है, आप इसको कितना कहाँ रेट करेंगे? इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जो हमारा यहाँ पे पोल्यूशन है उसका जो 35% है वो सिर्फ आता है ये कंबशन इंजन से, यानी ये जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, रक्शे चल रहे हैं, इससे आता है। तो इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम होगा अगर हम अपनी जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारा कंबशन इंजन है, उसको रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। तो ये अभी तो खैर एक सिंबॉलिक ही है, सिंध गवर्नमेंट का जो काम है, जो एक बस अभी जो है वो चलाई गई है और वो भी प्राइवेट में, ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये बड़ा मुस्बत जो है वो एक फैसला है। इसका मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एम्ब्रेस कर रही है टेक्नोलॉजी को। और देखिए कराची जैसा जो शहर है उसके जो मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं अब अगर आप एक बहुत उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो उसको इस्तेमाल करें और उसको इन्फोर्स करें वहाँ पे। मिसाल के तौर के ऊपर गाड़ियां हैं उनको हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लेकर के जाएं। इसी तरह से जो हमारी पुलिस की सर्विलेंस है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है कराची में, वो हम पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी यूनिट क्रिएट करें और ड्रोन जो है वो मॉनिटर करें स्ट्रीट्स को। इसी तरीके से वेस्ट का जो वहाँ पे मामला है या
पानी का मामला है, ये मामले सिर्फ तभी हल हो सकते हैं अगर वहाँ पर हम एक भरपूर टेक्नोलॉजी एफर्ट करें। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार है सिंध गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि वफाक और सिंध जो है कुछ इश्तराक कर रहे हैं जिसका समर आवाम को मिलेगा। क्या ये उसी चीज़ की, ये उसी मंसूबे की एक कड़ी है? ठीक है, सिम्बॉलिक है, आगे जाकर इसको कितना एक्सपेंड किया जाएगा? नहीं जी नहीं, ये तो एक प्राइवेट मंसूबा है, ये इसके ऊपर तो अभी तो बहुत दूर बात है। और मेरी मुराद अली शाह साहब से एक शादी में बात हुई थी, मैंने कहा था कि आप इस तरफ कदम बढ़ाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके साथ पूरा ताउन करने को तैयार है। आप सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो अगर उनकी दिलचस्पी हुई और उन्होंने हमें अप्रोच किया तो डेफिनेटली हम उनको ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और जो कन्वर्जन करनी है उसके ऊपर पूरी मदद करने को तैयार है। हमारे पास सारा फ्रेमवर्क बना हुआ है, हमारे पास सारा इसका जो सिस्टम्स है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन प्लेस है, तो वो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने दिलचस्पी किया तो जरूर हम इनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब, अभी 23 मार्च परेड में भी आपका वजारत का जो फ्लोट था उस पर हाईलाइटेड जो चीज़ थी वो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई थी, और इस हवाले से बहुत सारी बातें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्ट्रिकल बसेस की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो आप बताइएगा कि ये कब तक ये पाए तकमील तक पहुँचेगा, ये मनसूबा, ऐसा कोई मनसूबा कहाँ तक, किस स्टेज पर मौजूद है, हम ये इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर कब देख सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये दो कंपनी है जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी, एक तो स्पेवन कंपनी थी चाइना की और एक ये यूरोजोन एक कंपनी है जर्मनी की। इन दोनों ने हमारे साथ MOU साइन किया था और अभी जो है असल में पाकिस्तान के अंदर जब हमने यहाँ पे हुकूमत संभाली थी तो जाहिर है उस वक्त तक तो बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं थी। अब हम जब वो पॉलिसी वगैरह लेके आए हैं तो अब एक इस तरफ जो है वो इक़दाम शुरू हुए हैं। पहले थोड़ा ये मैंने जो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को यही कर रहा हूँ कि हम एक कल्चर क्रिएट करें, थोड़ा हम इंपोर्ट अलाउ करें ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे आएं और एक हमारा कल्चर डेवलप हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह पहले जो है वो असेंबलिंग शुरू होगी और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने और ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इस चीज़ को देखें ना कि अच्छा काम हुआ है, उसको सराहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। फवाद चौधरी साहब सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, तो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो होंगी ताकि गाड़ी जो है वो तब्दील की जा सके। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि पाकिस्तान जो है 21st सेंचुरी में दाखिल हो इस तरह से कि हम ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर बाहर से ही ना से मंगवा रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो और हमारे यहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो है वो फिर ऐसे ही है और कुछ फ़ायदा आवाम को भी होगा इससे। और हम तो देख रहे हैं कि अगर सोलर से चल रहा हो क्या ही बात है, पूरा दिन चलें बैटरियों में, क्या ख्वाब है ना हमारे, ख्वाब अच्छे हैं, देखने भी चाहिए। खैर आज जो है हमने ड्रीम बिग। हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं, जब हम फवाद चौधरी साहब को देख रहे हैं कि वो इतने एक्टिव हैं इस मामले में तो उम्मीद ज्यादा जो है ना बढ़ जाती है कि ये वाकई जल्द अज जल्द हो सकता है। और हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमजा तो कल से आपको बता रहे हैं और हमने भी सुबह से शुरू किया हुआ है कि होशियार रहिएगा। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल मनाने वाले जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आपको कोई अचानक बहुत खुशी की खबर, बहुत परेशानी की खबर जो है मिल सकती है। आज के दिन मिलने वाली किसी भी खबर के ऊपर आपने लंबा सांस लेना है, टाइम लेना है, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेना और फिर यकीन तस्दीक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग जो है ना फ़न में और इस चीज़ में कि किसी को हम कितनी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं इसमें फ़र्क कर ही नहीं पाते। हमारे लिए फ़न की बात होगी कि हम तो जी मजाक कर रहे थे, लेकिन अगले के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है हम नहीं सोचते हैं। दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह जो है कुछ लोग दोस्त अहबाब और अजीज़ों को इस तरह के मैसेजेस कर देते हैं, कॉल्स कर देते हैं, मतलब पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की बात। और लॉटरी वाली बात तो चले अच्छी होती है ना, वो तो खैर फिर भी इंसान अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेता है, बाद में थोड़ा सा दिल जो है वो टूट सकता है, लेकिन दुखी खबर किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये जो लोग सोच भी रहे हैं इस तरह का करने के बारे में, तो एक तो उनके लिए प्लीज़ कि आपको नहीं मालूम कि किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। आप समझते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन वो दूसरे के ऊपर वो मजाक किस तरह से असरअंदाज होता है ये बहुत अहम है।
और इसकी हिस्ट्री जो है ना हमजा, मतलब ये 1500 कहीं 82 की बात है। फ्रांस ने ये सोचा कि उन्होंने कैलेंडर शिफ्ट करना है। पहले वो जो है वो जूलियन कैलेंडर पे चलते थे, जब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आए, जूलियन कैलेंडर के मुताबिक साल का आगाज़ जो है वो 1 अप्रैल से होता था, तो लोग एक दूसरे को नए साल की जो मुबारक है वो 1 अप्रैल को दिया करते थे। जब वो चेंज हुआ और ग्रेगोरियन पे वो गए हैं तो अब वो 1 जनवरी को होता था, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भूल भी जाते थे, तो जो भूल कर फिर 1 अप्रैल को कहा करते थे ना कि हैप्पी न्यू ईयर, तो उनको कहते थे अप्रैल फूल। सो ये एक इतना बेजर तरीके से, और फिर ये मुख्तलिफ इसकी रिवायतें हैं जो कि बात खतरनाक भी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनको उनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। बात यह है, आज हम इस पे बात करना चाह रहे हैं, अप्रैल फूल जो है वो बनाने वाला है, जो बना रहा है किसी को, या फिर जो बन जाता है बेचारा और उसका इतना नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कौन जो है ज्यादा बड़ा अप्रैल फूल है? ये बहुत बड़ी बात है। ये फूल दूसरा नहीं है, दूसरा बेचारा हसास है, जो बेचारा बेवकूफ बन जाता है आपसे। तो इस बारे से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, ये जो डार्क ह्यूमर है ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हम दूसरे को सैडिस्ट, हम नरगिसियत का शिकार, दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर जो खुशी का एहसास होता है, आप इसे कैसे देखते हैं? और आपके ख्याल में ये जो फूल बनाना है ये कितना हमारे यहाँ माशरे में काबिल कबूल होना चाहिए? अच्छा देखिए, हम अप्रैल फूल 1 अप्रैल को कहा जाता है मनाते हैं, लेकिन बगौर देखिएगा जब से सोशल मीडिया आया और इस समाज का मिजाज हमें समझ आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है साल के 365 दिन ही हम अप्रैल फूल मनाते हैं, झूठी खबरें उठाते हैं और कहीं मुंतकिल कर देते हैं। और दीन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को डिस्करेज करता है वो झूठ है। झूठ को बदतरीन एक गुनाह समझा गया है और ये समाजी तौर पे भी बहुत बड़ा एक क्राइम है कि आप किसी बात को, किसी खबर को बगैर तहकीक के आप आगे फैला दें। और ये डे जो मैं तो कहूँगा, ये अप्रैल फूल की बजाय इसे झूठ का दिन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस दिन सिर्फ झूठ बोला जाए और झूठी खबरें दी जाएं, झूठ बताया जाए, किसी को अचानक परेशान कर दिया जाए। ये तो सरासर जुल्म और सितम है। यानी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इस झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि आपने कोई किसी बात को सुना, बगैर तहकीक के आगे मुंतकिल कर दिया, यानी आपने भी तहकीक ना की, बगैर तहकीक के मुंतकिल किया तो आप झूठे हो गए। फिर ये भी आपने फरमाया, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यानी झूठ और मोमिन ये एक चीज नहीं हो सकती। ईमान वाला, अल्लाह पे भरोसा करने वाला, अल्लाह पे यकीन करने वाला, वो झूठ नहीं बोलता। अब ये जो मिजाज आपको मिलता है वो ये मिलता है कि इस समाज में तमाशा लगाना, किसी की रिस्पेक्ट खराब कर देना, किसी को अचानक कोई ऐसी खबर बताना कि वो डर जाए, घबरा जाए, किसी को डराए धमकाए रखना, ये मिजाज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। इसको डिस्करेज करने की बड़ी ज़रूरत है। और मैं फिर कहूँगा कि ये अप्रैल फूल दुनिया में पता नहीं किस हालत में है। हम जो 365 दिन अप्रैल फूल मनाने वाले लोग हैं, ये गुलाम कौम की सोच है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये सोशल मीडिया से तो बड़ी एक्सपोज हुई। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, ये हमें बताइएगा कि हमारे पास सेहतमंदाना तफरीह के मौके मौजूद नहीं होते, फिर हम इस तरीके के जो है झूठ बोलकर या फिर लोगों से मजाक करके, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो शख्स मजाक कर रहा होता है ना, वो तो सोचता ही नहीं है कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। आपने कहा डिस्करेज करने की जरूरत है, किस तरीके से डिस्करेज किया जाए? अच्छा, आप कभी देखिए कोई ऐसा अकाउंट, कोई ऐसा पेज, कोई ऐसी जगह जहां से कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट होती हैं जो मुनासिब नहीं है, या ऐसी तनकीद आ रही होती है जो मुनासिब नहीं है, अगर आप उस प्रोफाइल पे, अकाउंट पे, उस पेज पे, उस जगह पे जाके थोड़ी सी तफसील इन्वेस्टिगेट करें, आप थोड़ा सा समझते हो कि ये पेज को कैसे समझा जाता है, किसने लाइक क्या चीज़ें की हैं, इसे डीपी क्या लगाई, इसका मिजाज क्या है, तो आपको पता लगेगा कि वो शऊर की बड़ी बदतरीन हालत में है। वो कोई बाशऊर इंसान नहीं है। मुमकिन है वो डिग्रियों वाला हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन शऊर के हवाले से, जिसे शऊर कहा जाता है, वो कोई बेहतर शऊर नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारा मिजाज बना है, ये वक्त के साथ बढ़ा है कि वो बुराई जिसे मुंह पे बताना बड़ा ही मायूब समझा जाता था, पीछे बताना तो गिबत थी। हम लोग अब बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते, अपने कोलीग्स के खिलाफ पोस्टें लगाते हैं, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पोस्टें लगाते हैं, पूरी कैंपेन लॉन्च करते हैं। सम टाइम तो फर्क ऐसे होता है कि कोई फ्रेंड लिस्ट में होता है और वो फ्रेंड लिस्ट में होने के बावजूद आपके खिलाफ पोस्ट लगा रहा होता है, आपका मजाक उड़ा रहा होता है। ये मिजाज इस माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल शाह साहब, अब ये मतलब है कि
आपके और मेरे क्लिप्स ही जितनी खूबसूरत टैगलाइंस के साथ वायरल हुए हैं, अब आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमने बातें किस कॉन्टेक्स्ट में की, हमने क्या कहा, लोगों ने क्या समझा, क्या बना लिया। लेकिन शाह साहब, ये हमारी कोई, जैसे आप खुद कह रहे हैं, मुआशरती रवैया है सिर्फ, या हमारा कोई ज़हनी मसला भी है? हमें दूसरे को अजियत देकर सुख मिलता है, सुकून मिलता है। हमें वो जो एक सेहतमंदाना मजाक है, हम वाकिफ़ ही नहीं है कि एक अच्छा सेहतमंदाना मजाक क्या होता है, किसी को अप्रिशिएट करना, हंस लेना, वक्त अच्छा गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है। हमें क्यों हमेशा किसी को तकलीफ़ होगी तो ही हमें सुकून मिलेगा? फरा देखिए, वो आपने क्योंकि खुद बात की है तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि वो तो प्रोग्राम एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था जो मैंने किया, और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू था जिस पे हमने बात की। लेकिन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिसने उसके वो थंबनेल बनाया वो को वक्त का बहुत बड़ा साइंसदान था, जिसको ये पता था कि सारी दुनिया की आंखें और सारी दुनिया के कान कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, और अगर उस तरह का थंबनेल बनाया जाए तो वो फिर मिलियंस में जाएगा। वो तो एक सीधा सीधा कह लीजिए कि अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, उसको कमर्शियली बेचने के लिए, किसी का नाम खराब कर, ये देखे ना हयादारी क्या होगी कि इज्जतदार बंदे की इज्जत को, रिस्पेक्ट को खराब कर दिया जाए। और देखिए फिर दीन का जो पैगाम है, मैं ये समझाऊं कि एक मोमिन की जो रिस्पेक्ट है, एक मोमिन की जो जान है, वो बड़ी कीमती चीज है। एक अल्लाह के बंदे की जो रिस्पेक्ट है वो बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह को जो अमल सबसे ज्यादा पसंद है वो है पर्दा डालना। सत्तारुल अयूब अल्लाह की बहुत बड़ी सिफ्त है। और आप देखिए कि हम लोगों की कमजोरियों को, कोताहियों को, जिंदगी के कमजोर हिस्सों को चुराहों में पब्लिश कर देते हैं। और अच्छा, आप किसी भी शख्स के, मैं कहता हूं चले कोई कमजोरी हो, उसके पास जाएं, उससे बैठें, उससे बात करें, आपको पता लगेगा वो कितना मजबूर है, उसकी जिंदगी के क्या चैलेंज है। ये जो सबकी जिंदगी में पैकेज लोड हुआ है लाइफ का, ये हर एक के लिए डिफरेंट है, हर एक के प्रॉब्लम्स हैं, हर एक के इश्यूज हैं। उसको एक एंगल से देखा जाए तो हमें वो बंदा बुरा लगता है या शायद वो मजाक लगता है, लेकिन करीब जाके देखा जाए, हम हमदर्दी करें उससे, हमें दुख या दर्द हो कि यार ये किस तरह से जिंदगी गुजारे और कितनी मुश्किल जिंदगी है। तो ये बड़ा भड़के मिजाज कि लोग चीज़ों को, उसका बिल्कुल सेंस बदल देते हैं, उसका पर्सपेक्टिव बदल देते हैं, उसके सियाक व सबाक बदल देते हैं। सम टाइम तो मेरे साथ भी हुआ है कि किसी वीडियो क्लिप में से एक ऐसा हिस्सा उसे काट के वायरल किया गया है और पूरी कंपेन मेरे खिलाफ लॉन्च हुई है। ये मिजाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, ये तो बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं जो एसईओ पे काम कर रहे हैं, और वो आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हमें इस दिन की मुनासबत से अगर बात कर लें तो लोगों को मजाक की डेफिनेशन भी पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई मजाक ये है, और क्या मजाक और झूठ में कोई फ़र्क होता है सर? अच्छा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा चंद लम्हे में। मुझे कोई 2-3 साल पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, उनका एक ड्रामा था जो मतलब अलहमरा 1 में वो प्ले होना था, उन्होंने मुझे बुला लिया। अच्छा, वो एक फ़नी ड्रामा था। यकीन कीजिए कि उसमें 2 बातें बड़ी गैर मामूली थी। एक तो लोग ज़्यादा नहीं थे, मैं चंद लोगों में बैठा हुआ था। दूसरी बात गैर मामूली ये थी कि मुझे बड़े अरसे बाद याद आया कि छोटे छोटे लतीफ़े, चंद जुमले, कुछ एक्सप्रेशन, ये हमारा कभी बड़ा आला मज़ा का सोर्स थे। हमने इस समाज को भंड बना दिया। तंज, तनकीद, गैर मियारी जुमले, गैर इखलाकी जुमले, गैर इखलाकी लतीफ़े ये सुनाना, और यकीन कीजिए ये तंज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को बिल्कुल हया नहीं आती कि जो हम इस फेल को अपना रहे हैं, ना इसे इखलाकियात से हम साबित कर सकते हैं, ठीक है, ना दीन से साबित कर सकते हैं, ना बुनियादी जो वैल्यूज़ हैं उस पर पूरा उतरता है। तो मैं उस ड्रामे में बैठ के सोच रहा, मज़ा तो ये था, और हमारा ये मजाक गुम हो गया, और हमने वो मज़ा शुरू कर दिया जो किसी का दिल दुख जाता है, और कोई हर्ट हो जाता है, और कोई शर्मसार होकर सर झुका लेता है, कोई हमारे इस तरह के मजाक से रिश्ते खराब होते हैं। और एक सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा, देखिए जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जिसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है वो मुकम्मल कांटा लग गया, फारिग हो गया, उससे कोई कारोबार नहीं करेगा, उस पर कोई एतबार नहीं करेगा, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, उसकी दी हुई गाइडेंस पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो खुदा के बंदो, अगर आपने अपने पे एतमाद गवा दिया, अपनी साख गवा दी, तो आपने तो सब कुछ ही गवा दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, और इतना अहम मौजू है जिस पे हम आज जो है बात कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ब्रैकेट किया है ना, कि जो हम मजाक और झूठ को एक जगह पे कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम तो उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिन्हें सादिक
कहा जाता था उस वक्त भी, जबकि उन्होंने अभी ऐलान भी नहीं किया था इस्लाम का, लोगों को पैगाम भी नहीं देना शुरू किया, तो उस काफिर मुआशरे में भी सादिक और अमीन जो हैं वो आपकी सुन्नत है, वो आपका बिल्कुल ऐसे उसवा ही है। तो आज का दिन जो है ना, कम से कम आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हमने उन लोगों को तो बता दिया है कि मजाक उनके साथ हो सकता है, इस तरह का झूठ उनसे बोला जा सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है किसी के साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश ना करें जो अगले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सर। अब हम चलेंगे एक पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंट की तरफ जो कि आपको भी चौंका देगा, इसलिए कि पाकिस्तान ब्लेस्ड है बहुत सारी खूबसूरत आवाज़ों से। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि वारिस बेग की खूबसूरत आवाज़ हमें एक जिसे कहना चाहिए मेस्मराइज करती रही है एक लंबे अरसे तक, और अब अगर उसी की कॉन्टिन्यूएशन की बात करें तो बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वारिस बेग का बेटा भी अब फ़न्ने मौसीकी में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। अम्मार बेग जो है वो खूबसूरत वोकलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी बड़े अच्छे प्ले करते हैं, बजाते हैं और मशरकी और मगरबी मौसीकी दोनों में महारत रखते हैं। और उन्होंने मौसीकी की तालीम भी हासिल की है अमेरिका से और यूके से, बरतानिया से जो है। तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या सीखा, वालिद से क्या सीखा और यूके जाके क्या सीखा। हमारे साथ मौजूद है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं हमारे? हमजा भाई, हाउ आर यू? किधर से आपने, एक तो घर में आपकी एकेडमी मौजूद थी, फिर अमेरिका चले गए, बरतानिया चले गए, सीखने का? एक्चुअली आई नेवर वेंट टू यूके, अमेरिका से ही सीखा। बट पापा घर पे थे तो कभी इशू ही नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। और मेरे पापा ने सिंस डे वन इस चीज़ को फोकस किया कि आप कोई भी काम करो, वेदर गाड़ियों का काम है, बिजनेस है, उसकी आपको प्रॉपर नाव होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से। और म्यूज़िक भी इट्स नॉट लाइक यूज्ड टू बी बिफोर, पहले इतनी इसमें ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब कंपटीशन बहुत है। तो मेरे पापा का मेन फोकस ये था कि मैं अच्छी तरीके से इसको सीखूं। तो अमेरिका में मैंने सीखा म्यूज़िक। तो व्हेन आई केम बैक, उस वक्त कोरोना अपने पीक पे था, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम और इधर उधर की चीज़ों में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। तो इतना अर्सा अमेरिका रह के गैप भी हो गया था कुछ पापा के साथ और ये वो। सो आई वाज एबल टू स्पेंड सो मच टाइम विद हिम। उनके साथ मैंने गाने किए, कुछ म्यूज़िक वीडियोस बनाए। तो वो एक मेरे लिए बड़ा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। पापा ने भी, उनकी आवाज़ जो है ना, वी ऑल आर इन लव विद वारिस बेग साहब की जो ऑडियो क्वालिटी है ना, खूबसूरत मर्दाना आवाज़। बिल्कुल। सो हम बड़ा ईगर हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुने और अपने देखने वालों को पहुंचाएं कि अम्मार कैसा गाते हैं। ज़रूर। मैं अपने, ये वैसे चैलेंज भी है बड़ा, वालिद के उसके ऊपर पूरा उतरना, उनके फैंस के। इट्स वेरी टफ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मैं पापा का एक गाना सुनाता हूँ आपको, जो दिस इज़ द सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम गाया था स्टेज पे, मैं 3 साल का था। अच्छा। तो आई होप यू गाइस लाइक इट। हे हे हा हा हे हे ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाओ, क्या बात है। ब्यूटीफुल। आई कैन सेफली से कि अम्मा की लुक्स हैं और अब्बा का जो है ना अंदाज है। थैंक यू, माशाल्लाह, Thank you so ब्यूटीफुल। much. Thank you. सो इंस्पिरेशन सिर्फ अब्बू हैं या कोई और भी जिसको आप पसंद करते हैं बहुत? वो तो ऑटोमेटिकली पापा ने तो मेरी इंस्पिरेशन होना ही था। मैंने जो भी सीखा आज उनसे सीखा। पर उसके अलावा आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, मैंने बहुत खान साहब लोगों को सुना, नुसरत अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब और राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली, तो मेरी इंस्पिरेशंस हैं। अच्छा, वालिद को साइड पे रख के फेवरेट सिंगर कौन है ये हमें बता दें। अगर पाकिस्तान में आप कहें तो आई रियली लाइक राहत फ़तेह अली खान साहब। और प्लेबैक में, क्योंकि आप तो प्लेबैक वाला फुल टच जो है ना हमें नज़र आया है इसमें। प्लेबैक में आतिफ असलम, अली ज़फ़र, दे हैव बीन डूइंग सो गुड। जैसे प्लेबैक में भी राहत फ़तेह अली खान साहब इज नॉट लेस देन एनीवन। एब्सोल्युटली, मगर उनका एक जॉनर सूफीज़म और कव्वाली का बिल्कुल डिफरेंट है।
ठीक है। अच्छा, गज़लों की तरफ भी कोई लगाओ, रुझान, दिलचस्पी है कि वारिस बेग साहब तो हर जॉनरा के बादशाह। मुझे बहुत शौक है गज़ल का। एक आपको मैं सुनाता हूँ गज़ल। वाई वाज इन अमेरिका, तो मैं आ ही रहा था यहाँ पे, तो मैंने पापा को कॉल की। मैंने कहा एक गज़ल है जो आई वुड से इट्स एंथम, आज जाने जिद ना करो। जिसने भी आज तक वो गाई बहुत सैड तरीके से गाई। हमसाई मुल्क में भी कुछ सिंगर्स ने इसको ट्राई किया, बट आई थिंक देयर इज नथिंग मोर रोमांटिक अबाउट आज जाने जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। देयर इज नथिंग सैड अबाउट इट। तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा। तो अपने स्टाइल में मैंने वो सुनेंगे हम, वो सुनाता हूँ आपको। मेरे गम मेरे गम जो अगर आपको मिलते तो आप अपने होश खो दिए होते। ये तो मेरा दम है जो मुस्कुराता हूँ मैं, अगर आप होते तो रो दिए होते। वाह वाह। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, वाह क्या बात है। आयल से कि गाना बंद करने की जिद ना करो, गाते रहो। थैंक यू। गाना भी गजल है ही बहुत मेलोडियस, मगर आपने उसको जरा अपना टच दिया है खूबसूरत। मेरा और मेरे डैडी का सेम जो स्टाइल है उसको इनकॉर्पोरेट करने की ये कोशिश। हबीब वली मोहम्मद से लेके किधर तक जो है ना, आप देख लें कि क्या एक नया टच बिल्कुल हमें। और बिल्कुल a lot of people don't know कि ये एक हबीब वली मोहम्मद साहब का ओरिजिनल है, और उसके बाद उसके ऊपर पसीर आई फरीदा खानम जी से फरीदा मिली। खानम साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और हबीब वली साहब भी क्या खूबसूरत आवाज और अंदाज, मतलब मेनी पीपल उनको जानते नहीं शायद इतना। नहीं पता होगा जी। अच्छा, अब अपने जो गाने किए हैं जी, उनमें क्या चीज़ें फोकस किए? मुझे ट्रिब्यूट्स हो गए तो आपकी लाइकिंग्स हो गई। बिल्कुल ऐसे है। मुझे वो पसंद है पॉप, जो न्यू, ऑफ कोर्स कीपिंग इट रोमांटिक। तो एक ओरिजिनल है, मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, खुद लिखा है, ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिंग विद पापा। वो आपको सुनाता हूँ। इसका म्यूज़िक वीडियो करने जा रहा हूँ मैं अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ी सी एक दो लाइनें उसकी सुनाता हूँ। I've never performed it on live yet without music, तो गिटार पे सुनाता हूँ। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा, हर पल कहे don't go away, पास आ, ओ ओ ओ ओ ओ। ब्यूटीफुल।
वर्सेटाइल है हर चीज। और अम्मार, अच्छा मुझे इस पे तो मेरा तो विजुअल भी बन रहा था कि हीरो की पहली मुलाकात हुई है हीरोइन के साथ और उसके बाद वो अपनी ओपन गाड़ी में बैठा हुआ गाता हुआ एक्साइटमेंट में जा रहे थे। इमेजिन क्या बात है। मैंने बिल्कुल कन्वर्टेबल मेरे जहन में थी, मैंने सोचा था कि है ना, कन्वर्टेबल थी ना, तो मेरी भी जहन में कन्वर्टेबल है। हाँ, एब्सोल्युटली। ये क्या बात है फराक, क्या बात है See, actually that makes me feel good कि गाना किसी ने अगर सुना है, Visualize कर उसको लिया। visualize किया, तो that's the whole thing behind it. yes and you have got that voice and you have got that expression कि मेरे जहन में एकदम से विजुअल बना है कि ये इस तरह, and I wish कि इस तरह से हमारी इंडस्ट्री इस बूम पे आई कि आप जैसे लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने सोलोस करें बल्कि प्लेबैक में भी। बिल्कुल ऐसी है, प्लेबैक की तरफ है। Unfortunately प्लेबैक सिंगिंग बहुत कम हो गई है। जब मेरे डैडी कर रहे थे तो it was a revival of पाकिस्तानी प्लेबैक म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है अमार, थैंक यू कि आप आए और हम आपके लिए बहुत जो है नेक तमन्नाएं रखते हैं कि आप जो है बहुत कामयाब होंगे, वालिद साहब से भी ज्यादा कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। चलें जी, हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। सिंध सरकार जो है वो भी अब मैदान में आ चुकी है। बहुत अरसे से बात हो रही थी कि वैक्सीन जो है वो सूबे क्यों नहीं मंगवा रहे हैं, जब सूबों को कुछ एतराज़ भी है कि अमल जो है सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल सही, लेकिन अब इस मामले में बेहतरी आ रही है। सूबाई हुकूमत ने बराह रास्त चीन से कैंसिनो वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है सिंध के रहने वाले लोगों के लिए। एंड वी होप के जल्द ये डोजेज जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचहो का कहना था, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद को वैक्सीन लगवाएं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का अमल बहुत सुस्त है क्योंकि हमें कम तादाद में डोजेज़ मिल रही हैं। उनका कहना था हमें जैसे ही मज़ीद वैक्सीन मिलेगी वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि यूनियन काउंसिल्स की सतह तक रसाई भी हासिल हो सके। और सूबाई वज़ीर सेहत ने अवाम पर जोर भी दिया है कि SOPs का तो आप लोग ख़ास ख्याल रखें क्योंकि पंजाब में जो मौजूद वायरस है उसकी बरतानवी किस्म अगर सिंध में आ जाती है तो वहाँ पर भी तबाही मच सकती है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आपको याद हो हमजा, ये हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे जब अभी यूके वेरिएंट की, कि यूके वेरिएंट वो वेरिएंट है जिसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो तशवीश में मुब्तला है, बड़ी तेज़ी से फैलता है, जल्दी से इन्फेक्ट करता है और फिर इस इन्फेक्शन का शिकार जो है यूथ भी, बच्चे भी हो रहे हैं। इसमें ये कैद नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़े लोग जो हैं उनको निशाना बनाएगा। सो इस हवाले से जो हमें सिंध से खबरें मिली हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, जानते हैं अपने मेहमान से कि ये कब तक हमें वैक्सीन जो अवेलेबल होंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सोमरो हमारे साथ हैं। कासिम सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सर, सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पैसे तो रख दिए, अब ये बताइएगा कि कब तक कोरोना वैक्सीन जो है मंगवाई जा सकेगी, इसलिए कि पूरी दुनिया इस दौड़ में और इस रेस में बड़ी तेज़ी से भाग रही है, हम तो पहले ही बहुत पीछे रह गए। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये हमारा पहले दिन से इंटेंट था कि जी किसी तरीके से भी हमें वैक्सीन मिले। और हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू NCOC रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप परमिशन दें सो दैट हमें ये एग्रेसिवली जो है वो फेडरल वफाकी हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए था, लेकिन बस देर आए दुरुस्त वाला काम है। कल हमें 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि आप वैक्सीन अगर एक्वायर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने ड्राफ्ट से रिक्वेस्ट की है कि हमें आप जो हैं वो एक प्राइस सीलिंग का बता दें सो दैट हम उस हिसाब से जो है वो वैक्सीन एक्वायर करें। हमने 500 मिलियन अपने बजट से एलोकेशन रखी है कि जैसे ही हमें प्राइस सीलिंग बताएगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो चाइना से 2 मुख्तलिफ कंपनी से वैक्सीन एक्वायर की है। तो ये एक टेक्निकल सा इशू है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि पूरी दुनिया जो है वो इस रेस में लगी हुई है कि कहीं जो है वो वैक्सीन किसी तरीके से भी, बिल्कुल वहाँ पर ये रश भी है और ज़ाहिर है वैक्सीन मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी भी इतनी लिमिटेड होगी और फिर जितने दुनिया के लोग हैं वो अपने मुल्कों के हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं, अपने लोगों की सेहत के हवाले से। और फिर ये जो थर्ड वेव है जिसमें ज़ाहिर वायरस जो है वो म्यूटेट होकर मुख्तलिफ शक्लों में आ गया है, तो हम गवर्नमेंट्स की कंसर्न अपने लोगों की सेहत के हवाले से ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वैक्सीन जो हैं वो डिफरेंट वेरिएंट्स पे इनएफेक्टिव हो जाएं। तो ये एक हमारा भी कंसर्न है।
ये हमारा भी कंसर्न है। हमने ये कंसर्न जो है वो NCOC के प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी बाकी इदारे और वफाकी हुकूमत जहाँ बैठते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ बैठते हैं, तो हमने उनसे साथ भी शेयर किया, हमारे एप्रीहेंशन हमने शेयर किए हैं। कल हमारे वज़ीर आला साहब, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा, दोनों ने ये बिल्कुल हमने कहा कि जी हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है जहाँ में सिंध ने लीड लिया था, और हम ये चाहते हैं कि हम वही एक्सपीरियंस में देखें। ये एक प्लेटफॉर्म है और ये बीमारी जो है वो सबके लिए उतनी ही नुकसानदेह है। जो ये मज़हब नहीं देखती, ये नस्ल नहीं देखती, ये कौम नहीं देखती, और ये जो है वो किसी एज ग्रुप के लिए लिमिटेड नहीं है। ये भी बता दीजिएगा कि सुबह सिंध पहले ये कह रहा था कि वफाक की जानिब से हमें वैक्सीन उस तरीके से नहीं मिल रही है जिस तरह से दीगर सूबों को मिल रही है, रफ्तार बहुत ज़्यादा सुस्त है। फिर आपने खुद फैसला कर लिया कि आप लोग वैक्सीन जो है मंगवाएंगे। जब आप वैक्सीन मंगवा लेंगे तो उसके बाद ये रफ्तार ज़्यादा सुस्त होने का आप लोगों को अंदेशा तो नहीं है? ऐसी सूरत हाल में कैसे निपटा जाएगा? देखिए, इस वक्त भी हमारी जो कैपेसिटी है वो इस वक्त जो परसिस्टिंग हमारी जो वैक्सीन की सूरत हाल है, हमने ये नहीं कहा कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। हमने कहा कि खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर से फॉर एग्जांपल वैक्सीन की तादाद कम है और आपकी 22 करोड़ आबादी में से आपको 10-12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो उस हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से दुनिया, आप देखें हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ भी 4-5%, जहाँ पर 1 अरब की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, तो वहाँ 4-5% लोगों को वैक्सीन हो चुकी है और हम अभी 0.some% पे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमारी एफर्ट का मकसद ये था कि हम जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हम तमाम लोगों को वैक्सीन कर सकेंगे। हमारे पास इसके अलावा इस बीमारी से छुटकारे का कोई हल नहीं है। या तो ये है कि हमारी कौम इतनी इफेक्टिव, बाकी जो दुनिया के जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया, जिस तरह वियतनाम ने किया, बाकी ममालिक ने किया है कि जी पूरी तरीके से वो लोग SOP को फॉलो करें और हम इससे जान छुड़ा लें, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जो आपने खुद अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में खुद देखा है कि हमारे लोग जो SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं करते। हम उसी तरह से शादियों में जाते हैं, हम उसी तरह से बाज़ारों मार्केट में जाते हैं, हमारे स्कूलों में भी जो है वो उसी तरह से SOPs को फॉलो नहीं हो रहा, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में तो हम उसको, हमारे पास दूसरा हल ये है कि हम पूरी तरीके से पूरी कौम को 80% प्लस लोग जो है पॉपुलेशन को वैक्सीन करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इंटेंट ये था कि हम वो जो वफाक एफर्ट ले रही है हम उसमें अपना इनपुट भी डालें, हम अपने तरफ से जो है ना अपने सूबे के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करें ताकि हम लोगों को पूरे लोगों को वैक्सीन कर सकें। इस वक्त भी हमारी कैपेसिटी, इस वक्त भी हम 30,000 लोगों को डेली वैक्सीन करने की है और हम इस कैपेसिटी को बड़ी हद तक बढ़ा सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो। बिल्कुल सही। सर, एक जो गुफ्तगू चल रही है ना वो वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन का भी चल रहा है। जैसे एक स्टेटस हुआ करता था, फाइजर इज बज़वर्ड दुनिया में, लेकिन आप कौन सी वैक्सीन मंगवा रहे हैं और क्यों उस वैक्सीन को मंगवाने का फैसला किया गया? और दूसरा, क्या UK वेरिएंट जो है, कैंट वेरिएंट, वो सिंध में नहीं है मौजूद? क्या कोई केस रिपोर्ट तो नहीं हुआ? इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा प्लीज़। देखें, हमने वैक्सीन की इस वक्त दुनिया में, जैसे आपने कहा कि जो वैक्सीन जो वो बहुत महंगी वैक्सीन हैं और हम इतना बड़ा जो है वो उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो हमने जो है वो जो हमारे पास चाइनीज़ वैक्सीन है वो बहुत इफेक्टिव है। उससे जो एंटीबॉडीज़ जो लोगों की जिस तरह से जो हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स को जिस तरह लगी हैं उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो द वैक्सीन्स आर इफेक्टिव। दूसरी सबब ये है कि देखें, जैसे आपने कहा कि UK वेरिएंट है, ये UK वेरिएंट ये पहले डिसीजन हुआ था कि जैसे कोई भी शख्स वहाँ से आएगा तो उसको आप क्वारंटीन करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और वो फोर्स आइसोलेशन या क्वारंटीन हो तो भी करना है, क्योंकि आप इतना बड़ा ये जो जिस तरह से वो इन्फेक्शस है, आप इतना बड़ा रिस्क अपने मुल्क में नहीं ले सकते जहाँ पर आपके लोग उस तरह से उन पाबंदियों को फॉलो नहीं करते। तो अब ये अनफॉर्चुनेटली हुआ कि कराची के अंदर जब इस तरह के लोग आए तो 17-18 की उस वक्त जो पहले तादाद थी, तो हमने उनको फोर्स जो है आइसोलेशन में रखा। जब वो इशू जो है वो बड़ी हद तक हमने इस पे कंट्रोल किया और अल्लाह का शुक्र है कि सिंध जो है वो काफ़ी हद तक, सिंध बलूचिस्तान में ये वेरिएंट जो है वो उस तरह से नहीं पाया जाता। लेकिन अब वहाँ पर जिस तरह से पंजाब में या इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर कश्मीर से में जो लोग वहाँ से आए,
और उनको जो है वो किसी तरीके से यूँ आज़ाद छोड़ा गया। और आज़ाद छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि अब वहाँ से लोग, अगर बाहर से लोग नहीं भी आ रहे तो वो जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा है। और फिर हम अभी भी मिक्स मैसेज दे रहे हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम किस तरह से पाबंदियां लगाएं, किस तरह से ना लगाएं। हमने कल भी ये रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वज़ीर आला साहब ने कहा है कि आप इंटर प्रोविंशियल कम्यूटेशन गुड्स को छोड़कर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक आपका जो मैसेज है वो आना जाना है, उसको आप किस तरह से हम कर्टेल करें, हम इसको बंद करें, इंटरसिटी बंद करें, ताकि हम स्प्रेड साइकिल को तोड़ सकें। पंजाब में जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, इस्लामाबाद में लोग हमारे भाई हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, केपी में रहने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, कश्मीर में रहने वाले भी हमारे भाई हैं। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि जी हम जो लोग अभी महफूज हैं हम उनको भी महफूज करें, और उनके साथ साथ जो हमारे वज़ीर आला साहब ने जिस तरह से कहा कि हमारे एक्सपीरियंस से ये लर्न करें कि जी आप किस तरीके से इस वक्त कुछ जो है वो स्ट्रेट पॉलिसी, आप यकीन करें दुनिया के लोग बहुत सारे जब इश्यूज आते हैं तो आपको सख्त मेजर स्टेट को लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, सूबाई हुकूमतों को और वफाक को मिलकर फैसले करना होंगे। कासिम सुमरो साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने, और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जब सबका कंसेंसस हो जाए ना इस चीज के ऊपर कि ये चीज कर लेनी चाहिए और वही होना चाहिए, सबके फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, हमने न्यूजीलैंड की मिसाल हमारे सामने नहीं है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम विजिट करने गई तो उनका कितना सख्त रिएक्शन था। हमजा फिर इसी वजह से वो देखें वो कोविड फ्री भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा किसी एक एसओपी है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने नहीं देखा कि हमें आदत नहीं थी इस चीज की कि इतनी सख्ती से जो है अमल दरामद करवाया जा सकता है स्टेट की जानिब से, तो हम थोड़े से वहां पर परेशान हो गए, तो हमने जवाब ही ये पेश कर दिया था भाई हम तो इसलिए हार गए थे। लेकिन मैं तो उस वक्त भी जिसे कहना चाहिए इस चीज की बड़ी तारीफ कर रही थी कि ये इसी तरह से होना चाहिए, जान बचाना सबसे मुकद्दम है और इस वक्त ये फैसले लिए जाने बड़े जरूरी है। एनीवे आगे चलते हैं, और वो कहते हैं ना कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के अपने लिए सभी जी लेते हैं, लेकिन सलाम उन लोगों को है जो मुआशरे के महरूम तबके का ख्याल रखते हैं। और एक ऐसे ही बाहिम्मत नौजवान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र छोटी सी है, काम बड़े बड़े, काम बहुत बड़े हैं, और उनका नाम है माजिदा फ़हमी। इतनी सी उम्र में जो है ना इतना आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, वो जहालत के अंधेरों में इल्म का उजाला फैलाने की काविशें कर रही हैं, और माजिदा बच्चों के हुकूक और उनकी तालीम के लिए काम कर रही हैं। फुटपाथ पर जो बच्चे हैं उनको भी तालीम पहुंचानी है। और ये गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, ये वो इलाका है जहाँ पर स्कूल्स नहीं है बहुत ज़्यादा, ट्रेन्स बड़ी मुश्किल है, बच्चों के लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में एक ऐसे इलाके में जहाँ पर के ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, वहाँ पर लोगों के लिए ये आसानी और तालीम की रोशनी फैलाने का फैसला यकीनी तौर पर बहुत काबिल तहसीन है। और इसी लाइफ में हम उनसे बात भी करेंगे कि हम जान सकें कि ऐसी कौन सी फोर्स उनके अंदर है कि उन्होंने इतनी मुश्किल जो काम है, कठिन, उसको भी करने का बीड़ा उठाया है। बहुत शुक्रिया माजिदा फ़हमी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह हम जैसे बात करें छोटी सी आप हैं, इतने बड़े बड़े काम करने का ख्याल कैसे आया, और जब ये ख्याल आया तो फिर कैसे आपने इसको अमली जामा पहनाया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे गाइड करने के लिए अपने शो पे और इतनी अच्छी बातें करने के लिए मेरे बारे में। तो द थिंग इज़ कि उम्र का इस चीज़ से कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक पैशन होता है आपका, जब एक ड्रीम होता है आपका, वो चीज़ उम्र को नहीं देखती। और जब आप कुछ ख्वाब होते हो तो तब कोई भी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका ख्वाब मैटर करता है। तो मैंने भी इसी तरह से हुंजा के पहाड़ों से अपनी जर्नी का आगाज़ किया है, और एजुकेशन पे मैं काम करती हूँ, और ना सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ना सिर्फ उन लोगों की एजुकेशन जो कि महरूम है इस चीज़ से, बल्कि अभी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जिनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उन लोगों की एजुकेशन पे भी मैं काम कर रही हूँ कि हाउ वी कैन मेक दिस सिस्टम मच मोर इम्पैक्टफुल एंड मच मोर मीनिंगफुल। बिल्कुल ठीक है। माजिदा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान से आपको नवाजा गया है, आप बेशक जो है फ़ख्रे पाकिस्तान हैं। अब ये बताएं कि आपने आगाज़ क्या अपने इलाके से किया, अपने शहर से किया, अपने गांव से किया, अब आप किन इलाकों तक जो है इसका दायरा अपनी तंजीम का, यस वी कैन का, फैला चुकी हैं?
जी बिल्कुल, मैंने अपनी गांव से ही स्टार्ट किया। वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल है। एक गांव में चाहे वो बड़ा किसी घर से हो या छोटे किसी घर से हो, एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हर बच्चे को वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें वो खुद को ग्रो कर सके, खुद को प्रूव कर सके। लेकिन जब मैं सिटीज़ में आई तो मुझे सिटीज़ में फ़ील हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे है, क्लासेस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी। एंड आई थॉट कि मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में, और मैंने फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन से स्टार्ट किया। हमारी जर्नी जो है ना वो इवॉल्व हुई। हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन से स्टार्ट किया येस वी कैन के नाम से, बट अभी इसको जो है ना हमने इसको टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके साथ बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने स्कूल्स, जितने इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, उनको भी ज़रूरत है कि तालीम की प्रोवाइड करने के लिए जो मीडियम यूज़ होता है उसको हम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं कि हर कोई बच्चा जो है ना इस तालीम की जो लग्जरी है इससे महरूम ना रहे। बिल्कुल और हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर एक बच्चे तक तालीम पहुँचाएँ। बिल्कुल सही। अच्छा माजिदा, जैसे कहते हैं ना इज्तिमाई जिम्मेदारी का मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं, मैं क्यों करूं, ये तो उसको भी करना चाहिए ना, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आपके जहन में ख्याल क्यों नहीं आया और आपने क्यों ये सोचा कि कोई ना करे, मुझे करना है? दूसरा, मुश्किलात क्या सामना की हैं, घर वालों का कोऑपरेशन कैसा रहा है इस काम के सिलसिले में? जी बिल्कुल, होता यही है कि हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर दे, कोई एनजीओ आके हमारी हेल्प कर दे, और हम एक चैरिटी बेस्ड मॉडल पे यूजुअली पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, बट इस चीज़ को हम डेवलप कराना चाहते हैं। एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माई कम्युनिटी लीडर्स, जिन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई कि हमने खुद सेल्फ सस्टेनेबल होना है, खुद दूसरों को देना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट गिविंग। एंड येस, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई हैं विच वी कांट इवन डिस्क्राइब ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, बट द थिंग इज़ कि जो पैशन आपका जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती। ठीक है माजिदा, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जब भी हम कुछ करने जा रहे होते हैं वो फाइनेंसेस होते हैं। कि आपको एक अच्छा खासा जो है ना, मतलब कि हम कहें कि पीछे से आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंस करने वाला कोई शख्स चाहिए होता है। आप किस तरीके से चला रही हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्या लोग भी आपको कुछ रकम अतिया करते हैं? जी बिल्कुल, शुरू में तो हम इसी मॉडल पे चलते थे कि हम अनाउंस कर देते थे और लोग हमारी हेल्प के लिए पहुंच जाते, बिकॉज पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो कौम जो है ना वो बड़ी चैरिटेबल है, दिल देने वाली जो कौम है ना वो पाकिस्तान की है। बट इसको अभी हमने बिजनेस सोशल एंटरप्राइज मॉडल पे हम ले आए हैं, जिसका मतलब है कि माशरे का एक अहम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और उससे कुछ मिनिमल चार्जेस हम कर रहे हैं जिससे वो बिज़नेस सेल्फ सस्टेनेबल हो। सो ये हमारा मेन गोल है। बिल्कुल सही। अच्छा माजिदा, जब हम बार बार रेफ़र करें आपकी एज को, आपने सही कहा कि उम्र जो है उसका ताल्लुक़ नहीं है किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन एक तरह से ताल्लुक़ है। ये उम्र होती है ज़रा जिसे कहना चाहिए लाउबालीपन की, अपनी सेल्फ सेंटर्ड होने की, अपने बारे में सोचने की। सो आप अपने बारे में भी सोचती हैं, अपने बारे में भी प्लान करती हैं, या फिर ये थॉट जो है ये लोगों के लिए ही है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को आगे ऐसे बढ़ाना है, लोगों के लिए ये करना है? एक बात वैसे मैं कहूँगी कि मैं अपनी खुशी जब दूसरों में ढूंढते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एजाज़ की बात होती है कि हम अब सेल्फिश नहीं होते। सेल्फिश इन द सेंस, आई मीन द सेल्फिश वे कि हम दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं और वो जो खुशी मिलती है उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। दिस इज़ माई मेंटल मेकअप कि हमने जो है ना दूसरों को लिए करके फिर अपने आप को खुश करना है, जिसकी वजह से जो है ना तरक्की भी मिलती है, ऊपर वाला भी देता है, और माशरे के, और देखें कि अभी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हो रही है, हमारी पूरे नेशनल लेवल पे हमें जो है ना रिकग्नाइज किया जा रहा है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है माजिदा, हमें अपनी टीम के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। अकेले शुरू किया था, कुछ लोग साथ थे, अब आपकी टीम जो है कितने अफराद पर मुश्तमिल है? जी बिल्कुल, शुरू तो हमने बिल्कुल कुछ फ्रेंड्स के साथ ही किया था, एंड उसकी जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती गई। बट नाउ मेरे पास पूरे पाकिस्तान के हर एक रीजन से लोग मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो पख्तून हो, कश्मीरी हो, पंजाब हो, कराची हो, सिंध हो, जिस तरह से भी हो वो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। और अभी जो मेरी टीम में है मोहसिन गिलानी, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं। ऑक्सफोर्ड से जो है ना वो अभी फ़िनलैंड और ये तमाम दुनिया की जितनी भी बेहतरीन निज़ाम तालीम है
उनको स्टडी करके वो ला रहे हैं कि हम अब इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से बेहतर बनाएं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम अपने पाकिस्तानियों को दे सके। उसके बाद हमारे पास अदनान खटक है जो कि हमारे KPK से है और इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। मेरे जूनियर्स अली हसन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इन द सेंस ऑफ कि वी आर ऑल कनेक्टेड बाय अ विजन। हम सब का एक ही विजन है और टीम भी मल्टीपल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आई कांट इवन नेम देम ऑल, बट द थिंग इज़ कि वी आर ऑल कनेक्टेड बाय अ विजन एंड द विजन इज़ कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ सबको देनी है। बहुत शुक्रिया माजिदा फ़हमी, विश गुड लक। तो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये एक बड़ा कमाल किस्म का फैसला है, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए हाँ आसानियाँ करे। और वो मुझे शेर याद आ गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। सो इनिशिएटिव जो ना आपने पहला कदम लेना होता है और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पे जो हैं लोग लेने की कोशिश करते हैं। फैसलाबाद की एक रिहायशी खातून है जो बेआसरा जानवरों के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही हैं, ताहिरा रसूल इनका नाम है। अच्छा हाँ। और ये भी यकीनी तौर पर बहुत ही सब्र आज़मा काम है, एक ऐसे मौसम में जहाँ इंसानों का ख्याल करना जो है वो मुश्किल है और वहाँ पे आप जानवरों का एहसास करें, ये इस पे लोग भी एक लम्हे के लिए चौंक भी जाते हैं और रुक भी जाते हैं। लेकिन उन्होंने इसमें सोच विचार से काम लिए बगैर गरीब मोहल्ला में जो आवारा फिरते हमें जानवर दिखाई देते हैं ना, उनके लिए मखसूस पनाहगाह बना रखी है जहाँ उन्हें खाना दिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनके लिए खुसूसी तिब्बी अमला भी तैनात है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो दिखा दें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बेआसरा, भूखे और प्यासे गली मोहल्लों में आवारा फिरने वाले जानवरों को पनाहगाह मिल गई। जानवर खाने पीने और इलाज मुआवजे की फिक्र से भी आज़ाद हो गए। गटवाला में ताहिरा रसूल नामी खातून ने जानवरों की मोहब्बत में शेल्टर होम बनाकर मसीहाई की आला तरीन मिसाल कायम कर दी, जहाँ बिल्लियों और कुत्तों को साफ सुथरी गज़ा और आरामदेह माहौल फराहम करके पाला पोसा जा रहा है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है और एक्सरे मशीन है, तो उनको यहाँ पर जो भी किसी भी किस्म की स्पेशल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, तो उनको हर तरह की सहूलत दी जाती है। हर तरह की उनकी ICUs बने हुए हैं, उनके लिए नाइस प्रॉपर केजेस हैं, जो भी जिस तरह की उनकी उस वक्त ज़रूरत होती है वो उनको दी जाती है। शेल्टर होम में लाए गए जानवर ताहिरा रसूल से मानूस हो चुके हैं, इसीलिए तो अंदर दाखिल होते ही सब अपनी मोहसिनात से मोहब्बत का इजहार करते हैं। गली मोहल्लों में इंसानों पर भौंकने और काटने को दौड़ने वाले जानवर यहाँ आकर मस्बत इंसानी रवैयों से रोशनास होते हैं तो इनकी आदतें भी बदल जाती हैं। ताहिरा रसूल के साथ इस मंसूबे में जानवरों के डॉक्टर्स और शोबा वेटरनरी के तलबा भी शामिल हैं। मंसूबे के आगाज में ताहिरा जानवरों को इलाज मुआवजे के बाद आजाद छोड़ देती थी, लेकिन इंसानी रवैया देखते हुए उन्होंने जानवरों को मुस्तकिल यही रखने का तहैया कर लिया है। इस एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन में जानवरों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे की सहूलत भी रखी गई है। हम पर डे 2 to 3 ऑपरेट करते थे, वो भी हम उसको भी समझते थे कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब 2 से 3 ऑपरेट पर डे करने से अब ये पॉपुलेशन इतनी जल्दी तो हमारी वो कवर नहीं कर सकते थे। फिर हमने अपनी ऑपरेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ की। ऑपरेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के साथ साथ फिर हमने अपने जो मेथड्स थे, अपने वेज थे, उनको हमने मतलब एक डिफरेंट एंगल से हमने उनको आल्टर किया। एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन में अब तक 400 से ज्यादा बीमार जानवरों का इलाज किया जा चुका है। जानवरों के इस शेल्टर होम में 20 कुत्ते, 5 बिल्लियां और एक जख्मी चील बेहतरीन माहौल में परवरिश पा रहे हैं। गली मोहल्लों में वारा फिरते जानवरों के लिए क़यामो ताम का इंतजाम करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इंसानों के मनफी रवैयों से तंग ये जानवर नए माहौल में दोस्ती के जज्बे से मानूस हो रहे हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान ने ये जो है खुसूसी रिपोर्ट और बहुत खूबसूरत रिपोर्ट जो है वो तैयार किया। और रहम एक ऐसा जज्बा है कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि रहम आज जब तक आपके अंदर मौजूद है, आपको हमदर्दी आपके अंदर मौजूद है, एहसास की दौलत से आप मुज़य्यन है, तो दोबारा हम आज बहरहाल तीसरी दफ़ा इस बात को रिपीट करें जब हमने शुरू में की कि अपनी तकलीफ़ महसूस हो तो आप जिंदा हैं, किसी दूसरे की तकलीफ़ महसूस होती है तो अंदर मौजूद वो इंसान, वो रूह भी जिंदा है जो अल्लाह ताला ने भेजी थी इस दुनिया में अपना खलीफा बना के। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हुकूमत के बिलियन ट्री मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई के बारे में आप सब जानते हैं। अभी जो एक नई अपडेट है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक आर्टिकल शाया हुआ है बरतानवी अखबार में जो कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से है और वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद कमिटमेंट्स का भी ऐलान किया है। कुछ उनकी तरफ से बातें सामने आई हैं। 10 अरब से ज़ायद दरख्त लगाने के विजन का जिक्र किया है। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अखराज का 1% से भी कम हिस्सादार है, कार्बन का अखराज है, कार्बन का अखराज। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने कोविड के दौरान 15 नए कौमी पार्क्स का ऐलान किया है और 2030 तक हम 60% एनर्जी जो कार्बन से पाक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़े इक़दाम हैं जिनका ऐलान वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अमीन असलम साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा सर, ये जो कमिटमेंट्स वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आ रही है, एम्बिशियस ऐलानात हैं। वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है, ये आप मुकम्मल हो जाएगा, इस बारे में आप हमें अपडेट कीजिएगा। और ये जो कार्बन से पाक एनर्जी का भी वज़ीर आज़म ने कहा है, इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो पाकिस्तान के हम इक़दाम ले रहे हैं उनके जिक्र किया और उन्होंने ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान जो है वो इस मसले का जो जिन्होंने ये पैदा किया उन ममालिक में शामिल नहीं है। हमारी अभी भी एमिशंस जो हैं वो 1% से कम है दुनिया के एमिशंस के, और इन्हीं एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान मुतासिर तरीन ममालिक में से है और हम पहले 10 नंबरों के जो ममालिक हैं उनमें कंटिन्यूसली आ रहे हैं पिछले 10 साल से। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक जो बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान डज़ नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और दुनिया को हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जिसको हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन कहते हैं। और हमने यहाँ पर दरख्त लगाने का एक मुहिम स्टार्ट की है। 1 अरब दरख्त KP में लगाए हैं और अब हम 2023 तक 3.25 अरब दरख्त लगाएंगे और हमारा टोटल जो प्लान है वो 10 अरब दरख्त लगाने का है। तो ये एक दुनिया को प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का। लेकिन जो सबसे अहम बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस खत में की है और इस आर्टिकल में की है वो ये है कि दुनिया को भी अब डू मोर करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे। पाकिस्तान जैसे ममालिक जिन्होंने ये मसला पैदा नहीं किया, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं और अपने पैसों से कर रहे हैं, हमने बाहर से कोई पैसा नहीं लिया इसमें, तो फिर वो ममालिक जो इसके जिम्मेदार हैं उनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा और उन्होंने जो प्रोमिसेस किए हुए हैं, जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको वो मीट करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो ये मसला भी हल नहीं होगा और ये टॉक्स भी फेल होंगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक अमीन असलम साहब, हमें ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि 1% से भी कम कार्बन है जिसका पाकिस्तान अखराज करता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है कि फिर पाकिस्तान में माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनके नताइज इतने भयानक क्यों हैं, उसकी वजह क्या है? देखें, ये क्लाइमेट चेंज का मसला एक थोड़ा सा अलग है। जो आप बात कर रहे हैं वो लोकल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ज़रूर क्लाइमेट चेंज उसमें ऐड ज़रूर करता है, लेकिन वो और भी वजूहत होती हैं उसकी, और भी गैसेस ऐसी हैं जो कि लोकल पोल्यूशन को ऐड करती हैं। वाटर पोल्यूशन जो है अब उसका क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन वाटर पोल्यूशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों का आपस में इस तरह का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो कार्बन एमिशंस हैं वो हमारी कम है और हमारा दुनिया में जो हजम है उसका 1% से भी कम है हमारा। लेकिन हमारी भी कार्बन एमिशंस बढ़ रही हैं, इसलिए हमने एक अलहदा पाथवे ढूंढा है कि हमने कहा है कि बजाय इसके कि हम भी उसी रास्ते पे चलें जिस पे बाकी दुनिया के ममालिक चले और फिर उन्होंने तबाही की दुनिया की, हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। लेकिन हमें इसमें असिस्टेंस चाहिए, हमें इसमें टेक्नोलॉजीज चाहिए और हमें इसमें कमिटमेंट्स जिन लोगों ने जो लोग जिम्मेवार हैं इस मसले के, वो पाकिस्तान आगे बढ़ें और पाकिस्तान की इसमें असिस्टेंस करें ताकि हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजीज और प्रॉपर नो हाउ और उसके साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रॉपर मिल सके ताकि हम उस रास्ते पे चल सकें जो कि दुनिया के लिए ख़तरनाक ना हो। बिल्कुल सही। मलिक अमीन असलम साहब, हम जानते हैं कि कार्बन एमिशन की जब बात की जाए, अपने खत्ते की बात करें तो हमारे दो हमसाए, एक तरफ चीन जो जहाँ वहाँ से कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए जब पेरिस अकॉर्ड में वापसी है अमेरिका की और ये तमाम चीज़ें जो है माहौलियाती तब्दीलियों को अब एक अहमियत देना और उसको एजेंडाज में लेकर आना, वज़ीर आज़म का ये फरमाना कि आलमी मदद के माली मदद के अलावा दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों से रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशें भी करना होंगी, ये किस तनाजुर में बात की गई है, उस बारे में भी ज़रा हमें बताइएगा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ये बात कर रहे हैं कि ये जो टॉप 3 एमिटर्स हैं उसमें
चाइना है, USA है और इंडिया है, ये सबसे बड़े एमिटर्स हैं। और फिर जो दुनिया के 17 मुल्क हैं वो तकरीबन 80 से 85% एमिशंस उनकी वजह से होती हैं। लेकिन इस मसले का हल सिर्फ उनकी वजह वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया है, उन्होंने जो तबाही फेरनी थी वो फेर चुके हैं। अब वो इस मसले का हल बाकी ममालिक को ढूंढने में मदद कर सकते हैं, ताकि अगर बाकी ममालिक भी उसी रास्ते पे चले जिस पे ये लोग चले हैं, और उन्होंने कोयले को जलाया और उसके बाद लो एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की। अगर हमारे जैसा मुल्क जिस तरह पाकिस्तान, जिसने तरक्की करनी है, अभी जो डेवलपिंग मुल्क है, अगर हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े तो फिर ये मसला हल नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा और इसके असरात फिर तमाम दुनिया पे पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जैसे ममालिक के पास अभी ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि हम या तो उस रास्ते पे चलें जो कि उसमें बचत होती है थोड़ी, आप के पैसे बचते हैं लेकिन माहौल की तबाही होती है। दूसरा रास्ता जो है उसके अंदर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, टेक्नोलॉजीज भी बेहतरीन लगनी चाहिए, लेकिन वो दुनिया को इस मसले से निकाल सकता है। हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, हमने अपने आप को कमिट किया हुआ है उसके लिए। हमने कहा है कि हम 60% अपनी एनर्जी क्लीन पे लेके जाएंगे, उसके साथ साथ हम अपने दरख्त लगा रहे हैं जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया इसको समझे और पाकिस्तान जैसे रिस्पॉन्सिबल ममालिक की वो पजीराई भी करे और उनकी सपोर्ट भी करे, फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। बिल्कुल ठीक है। मलिक अमीन असलम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो है 7300 मुरब्बा किलोमीटर पर नेशनल पार्क्स का जिक्र भी किया, उनको बनाने का जिक्र भी किया। उस मंसूबे के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है, ये हमने कोविड के ज़माने में इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, और इसमें इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमारी टोपोग्राफी ऐसी कि यहाँ पे 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं और इनमें बड़े बड़े यूनिक एरियाज हैं जिनको बचाने की ज़रूरत है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इनमें बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे ऐसे कुदरत के ख़जाने जिनका हमें भी अभी पता नहीं है। तो हम एक तो पहला ये डिसीजन लिया कि हम इस एरिया को बचाएंगे, और हमने जो 12% अभी प्रोटेक्टेड है उसको कम से कम 15% पे ले जाएंगे, और हमारे समुंदर के अंदर जो एरिया उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ पे भी बड़े कीमती नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए हमने नेशनल पार्क्स बनाने शुरू किए हैं। उसके साथ हम एक नेशनल पार्क सर्विस बना रहे हैं ताकि हम लोगों को एंगेज कर सकें, यंग लोगों को स्पेशली, जिनको नेचर की वो भी प्रोटेक्ट करें और साथ उनको डिसेंट ग्रीन जॉब्स भी मिल सकें। तो ये भी बहुत अहम एक कदम है, और इसके क्लाइमेट चेंज की भी मिटिगेशन होती है क्योंकि ये बड़े एरियाज कार्बन को सिक्वेस्टर भी करते हैं। बिल्कुल सही। मलिक अमीन असलम साहब, एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी इस बारे में होती रहती है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि 10 अरब के करीब जो है वो दरख्त लगाए जाएंगे 2023 तक, ये एक एम्बिशियस प्लान है। लेकिन हम अब चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स जो है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जंगलात हमारे यहाँ कागजात में ही मौजूद हैं, और आप जाके देखें तो वहाँ पे जंगलात की कटाई जो है वो एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए, और आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है रिपोर्ट होते रहते हैं। तो जंगलात जो मौजूद हैं उनके बचाव के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ स्पेशल इक़दाम के बारे में गौर किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म के इस आर्टिकल में 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक ज़राए पर करने की बात भी की गई है। इस बारे में भी इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के, उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सिर्फ दरख्त लगाने नहीं है बल्कि दरख्त बचाने भी हैं। हमारे भी जो जंगलात हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है, और टिम्बर माफिया के हैं, लैंड माफिया के हैं, और ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, एक जिहाद है। डेली जब मैं भी उठता हूँ तो रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आई होती है, फिर उसकी फायर फाइटिंग करते हैं। लेकिन हमने प्लानिंग जो की है उसमें ये चीज़ बिल्कुल सरे फहरिस्त है, शामिल है, और इसको हम असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। यानी कि हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें जो रहती हैं इन जंगलात के आसपास या इनके अंदर, और उन कम्युनिटीज़ को स्टेक होल्डर और स्टेक ओनर बनाएं इन जंगलात का। जब वो उनको जॉब्स मिल जाती हैं, जब वो अपनी लकड़ी जो उनको चाहिए होती है बालन के लिए, मतलब वो टूटी हुई टहनियाँ चाहिए होती हैं, जब वो एक्सेस कर सकते हैं तो फिर वो खुद गार्डियंस बन जाते हैं इन जंगलात को। और ये बड़ा अच्छा फार्मूला रहा है हमारा KP में भी और पंजाब में भी, अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एमिशंस हैं वो 40% हमारी एमिशंस ट्रांसपोर्ट से आती हैं, और उसको कम करने के लिए एक बहुत ये अहम चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करें। अभी हमने यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल क्वालिटी को भी चेंज किया है, अब यूरो 5 मिलता है पेट्रोल पंप्स पे, जिसकी वजह से 60% एमिशंस कम होती हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जब शिफ्ट करेंगे, और इस पर हमारी पॉलिसी आ गई है, 1 साल हमें लगा क्योंकि उसमें भी बड़ी स्ट्रगल थी। यहाँ पर लॉबीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल को आने नहीं दे रही थी, लेकिन अब अल्लाह के फजल से वो पॉलिसी आ गई है,
अब यहाँ पर 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स बनना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, रिक्शाज जो हैं वो भी बनना शुरू हो गए और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अब मार्केट में नज़र आएंगे। और गाड़ियों की भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये शिफ्ट करेगा पाकिस्तान में सारा, इससे ना सिर्फ हमें एक इंडस्ट्री नहीं मिलेगी बल्कि हमारी गाड़ियाँ, हमारी बसेस, हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा जो हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जो कि 60% कम एमिशंस करेंगी और ये दुनिया को भी हेल्प करेगी क्योंकि दुनिया की भी हम एमिशंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, मुशीर वज़ीर आज़म बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं और अगर वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या ही बात। बिल्कुल, और हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी अगर लिमिट कर दिया जाए कि कुछ परसेंटेज जो है वो उनकी ग्रीन होगी, ग्रीन एरियाज को ग्रीन ही रखा जाएगा, तो भी यकीनी तौर पर हाँ कॉन्क्रीट जंगल नहीं बनाएंगे हम, एक्चुअली जो जंगलात हैं हमारे उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी अच्छी बातें होंगी। फिल वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और इन दिनों में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ होती है कि जब हमें लाइव मैचेस जो हैं वो देखने के लिए मिले। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। और अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल पहला वनडे खेला जाएगा। दोनों टीमें जो हैं सेंचुरियन में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने वहाँ पर प्रैक्टिस भी भरपूर की और हमें उम्मीद भी यही है कि भरपूर जो है पाकिस्तान खेल पेश करेगा। अब प्लेइंग 11 की बहस चल रही है। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे जानने की करते हैं। गफ्फार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? क्या सरफराज अहमद की वाकई वापसी होने जा रही है? वालेकुम सलाम हमजा एंड फरहान और आपसे तमाम जितने देखने वाले हैं। और नहीं, मेरे ख्याल में शायद खबरें तो जरूर चल रही हैं, कंसल्टेशन भी है कि शायद सरफराज को उनकी जो हालिया फॉर्म थी PSL में हमजा बहुत अच्छी रही और बड़ी अटैकिंग क्रिएट किए रहे थे, बट मुझे लगता है कि दानिश अजीज का डेब्यू हो जाएगा जो अब तक खबरें आ रही हैं। और हसन अली जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की 11 में सीधे वॉक इन होते हैं, पर चूंकि भी कोविड से रिकवर्ड हुए हैं और फिर आपको याद होगा कि लाहौर में प्रैक्टिस सेशन भी सबसे आखिर में ज्वाइन किया था। आपके साथ आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी वो भी अफजा इसी हवाले से हुई थी, तो उनको भी शायद पहले या दूसरे मैच दोनों में रेस्ट ही करवाया जा रहा है ताकि वो फौरन, आपको पता है कोविड के बाद जो इंसान है वो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको अपने, बल्कि किसी भी बीमारी के बाद, मलेरिया, कोविड तो खैर ज्यादा आपको पता है कि इसमें एक एलिमेंट रहता है कि आपकी जो रिकवरीज हैं वो हो जाएं। तो ये दो मेजर चीजें मुझे लग रहा है कि हसन एक तो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल में कल, और सरफराज को मुझे नहीं लगता, मेरे पास जो खबरें शायद आज एक आखिरी प्रैक्टिस सेशन करना है, कोई टीम मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए, बट आई थिंक कि दानिश अजीज का डेब्यू मुझे लग रहा है हमजा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा, तेज और बाउंसी पिचेस जो हैं ये हमेशा से हमारी एक्किलियस हील है हमारी, वहाँ पे हमारे बैट्समैन सारे ढेर हो जाते हैं, तो इस दफ़ा क्या इस दौरे पे क्या आपको लग रहे हैं ODIs हमारे कैसे जाएंगे और ये बैट्समैन भी हमारे कोई जादू जगा पाएंगे या फिर हमें सिर्फ बॉलर्स के ऊपर ही चलना होगा? देखिए पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जब भी जाए तो एक डर पहले से महसूस हो रहा होता है। बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको पता है कि हमारे वहाँ जो इन पिचेस पे हमारी जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं। 50 मैचेस जनाब हम हारे हुए हैं, 29 हमने जीते हुए हैं। इसी तरह तकरीबन 21 मुझे याद पड़ रहा है कि हम साउथ अफ्रीका में मैचेस हारे हैं और सिर्फ 12 या 13 या 14 इसी तरह जीते हैं, तो रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका को जो हमने रिसेंटली हराया, फिर जो पाकिस्तान की टीम ने ऑब्वियसली कुछ यंगस्टर्स को शामिल किया है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होके ही मैं सोचता हूँ थोड़ा सा जब हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट रहा है हमारा फरा और हमजा के हमारे जब यंगस्टर्स खेलते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक स्टार मेकिंग हमारी हो रही होती है, कि यंगस्टर इम्प्रेस करता है। अच्छा पहले 2 मैचेस में मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता है फुल स्ट्रेंथ खेल रही है साउथ अफ्रीका की, पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका विल बी फुल स्ट्रेंथ, उसके बाद इनके प्लेयर्स चले जाएंगे IPL में। तो अगर हम कोई एक मैच भी जीत लेते हैं पहले 2 में से, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट एक कहते हैं ना एक अच्छी सिचुएशन होगी जिसमें हम होंगे, क्योंकि उसके बाद तो देखें उनके सारे की प्लेयर्स नहीं होंगे, रबादा, क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्लेसिस, इसके अलावा उनके पास जितने और अच्छे प्लेयर हैं, फिर T20 में तो पूरी टीम ही उनकी नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले 2 मैचेस में अगर हम कोई एक भी जीत जाते हैं, 1-1 वाली सिचुएशन होती है,
तो पाकिस्तान आगे चल के जो है साउथ अफ्रीका को पकड़ सकता है। बट अगर 2 मैचेस हार जाते हैं, डिमोरलाइज ना हो जाए, तो पहले 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल ठीक है, पहले 2 मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। ओपनिंग पेयर क्या हो सकता है हमारे पास, और हैदर अली की जगह बन रही है टीम में? अगर 1 डाउन आते हैं बाबर आजम तो क्या उनको 2 डाउन भेजा जाएगा या उनको ओपनिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है ट्राई करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में जो अब तक खबरें आई हैं हमजा, उसमें हैदर का नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप भारत इंग्लैंड की रिसेंट सीरीज देखें, दोनों टीमों ने अपने यंगस्टर्स को कितना चांस दिया। क्यों दिया? वर्ल्ड T20 है इस साल, उनको पता है कि यही बड़ी सीरीज है। नाउ दिस इज द हैदर डेवलपमेंट चांस, जहाँ पे आप हैदर को खिलाएं, ताकि अगर उसने खुदा न खास्ता अगर उसको स्ट्रगल भी करनी होगी तो यहाँ से सीखेगा, और अगर यहाँ रन्स करती है, यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो देखिए आपको फ्यूचर पे यही तो इन्वेस्ट करना होता है। अब आपका वर्ल्ड कप 2023 का 2-3 साल बाद है, हफीज शोएब मलिक को आप खिलाते नहीं है, तो आप फिर किसको डेवलप कर रहे हैं? दिस इज योर चांस कि आप यहाँ पर लड़कों को डेवलप करें। इमाम और फखर के साथ हमारी ओपनिंग होने जा रही है, उसके बाद बाबर आजम होंगे, रिजवान को नंबर 4 पे खिलाने का इरादा है, फिर दानिश अदील हैं, आसिफ अली को भी आप खिला रहे हैं। उसके साथ साथ फिर अगर आप देखें आगे चल के तो फिर पाकिस्तान के पास शादाब मौजूद हैं, आपके पास इसी तरह फ़हीम अशरफ तो ऑब्वियसली खेलेंगे ही, और फिर 3 फास्ट बॉलर तो हारिस हैं, हसनैन है, और इसी तरह अगर आप देखें तो फिर मोहम्मद हसनैन को मुझे लग रहा है चले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि हसन अली जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हसनैन पहली मरतबा फर्स्ट चॉइस शायद खेल जाएंगे पहले 2 मैचेस। अच्छा ठीक है गफार भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि मोहम्मद नवाज के हम क्या फैसला करते हैं? हम इमाद वसीम को नहीं लेके जा रहे हैं, हम मोहम्मद नवाज को लेके जा रहे हैं वहाँ पर इमाद वसीम की जगह। क्या उनकी आप देखते हैं कि जगह बनती है पाकिस्तान की टीम के अंदर अभी? और अब्दुल्ला शफीक क्या ऐसे ही वापस आ जाएंगे बगैर खेले? अब्दुल्ला शफीक को शुरू में तो चांस नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह यही है कि इमाम और फखर खेल रहे हैं, और इमाद वसीम पे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत हैरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो मोहम्मद नवाज तीनों फॉर्मेट में आ जाते हैं एकदम से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इमाद वसीम जो कि हमारे ऑब्वियसली आप देखें ना काफ़ी हमें 3-4 साल से सबसे ज़्यादा उन्होंने ही क्रिकेट खेली है बतौर ऑलराउंडर, शादाब खान से भी ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हार्श है कि उनको आप दोनों फॉर्मेट से वनडे T20 से आप उन्हें खुदाफिज कह के और नवाज पे तीनों में आ जाएं। अब आप भी हमजा अच्छी खासी क्रिकेट फॉलो करते हैं, नवाज का मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी कि वो तीनों फॉर्मेट में एकदम वापस आ जाएं। 1 में वापस आते, 2 में आते, चले ठीक था, बट पाकिस्तान क्रिकेट है। लेकिन चले मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ जब सीरीज शुरू होने जा रही हो कि हम सपोर्ट करें। आई विश कि पाकिस्तान अच्छा आगाज करे। मैं फिर रिपीट करूंगा, पहले 2 मैचेस गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहीं पे आपका मोमेंटम बनेगा, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स नहीं होंगे उनके पास, तो अल्लाह करे कि हम इन दोनों में से कोई एक मैच भी जीतें, तो इससे हमारी टीम को हौसला मिलेगा, और फिर जब उनके की प्लेयर्स नहीं होंगे और फिर हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा गफ़ार साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो बाबर आजम को दिखाई दे रहा है? क्योंकि उनके भी बड़े गिले शिकवे चल रहे थे ना कि मुझसे भी तो कोई पूछे, मैं भी तो कैप्टन हूँ, तो उनकी कितनी से है इस वक्त जो टीम और स्क्वाड गया है, वो खुश है इस सिलेक्शन से? और आप समझ रहे हैं कि एक बैलेंस स्क्वाड है जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को? देखिए खुश तो वो नहीं थे, इसलिए वो खबरें भी चली, इसीलिए वो बाबर ने यहाँ भी कहा कि कमरे की बातें कमरे में ही रहती तो अच्छा था, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली चले व्हाटएवर जो भी हुआ, लेकिन अब चूंकि टीम कल उधर ही होगी, आई थिंक बाबर भी अब इस चीज़ को भूल चुके होंगे। अच्छी बात यह है प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी, क्योंकि लाहौर में कैंप लगा, बायोसिक्योर मेंटेन हुआ इस वक्त, तो सबसे पहले क्रिकेट शुरू होने से पहले भी, बल्कि मैं अगेन मेरे आपके प्लेटफॉर्म से मैं आप लोग भी यकीन तौर पर इस पर बात कर चुके होंगे कि ज़रूर सब लोग अपने मास्क पहने, ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट से पहले किसी भी चीज़ से पहले इस जिंदगी की बड़ी अहमियत है, और इसी से सब कुछ है। और यहाँ भी हम इसका जिक्र करेंगे कि बायोसिक्योर मेंटेन रहा, पाकिस्तान की टीम लाहौर में अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गई है, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, वहाँ भी मौसम अच्छा मिल गया, वरना आपको पता है कभी इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाएं तो बारिश की वजह से कभी आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता, बट 3-4 अच्छे प्रैक्टिस सेशन हो गए, आज भी टीम ने प्रैक्टिस करनी है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में और साउथ अफ्रीका में जाकर भी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। आई थिंक कि वो जो बातें फरा पूछ रही हैं यकीन तौर पर वो मौजूद थी, उसमें बाबर को रिजर्वेशन थी, बट आई थिंक बाबर भी शायद उन चीज़ों को भूल चुके होंगे। अब कहते हैं ना कि नया दिन है, नई सीरीज़ है, नई उम्मीदें होनी चाहिए, बाबर को फुल सपोर्ट करनी चाहिए हम सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, सिलेक्टर साहब को भी,
बिल्कुल ठीक है, बाबर भूल चुके होंगे और भूलने के अलावा चारा भी उनके पास कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। उम्मीद रखते हैं कि जो भी प्लेइंग 11 हो पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश करे और जीते। बिल्कुल, वी विश ऑल द बेस्ट टू शाहीन 11 और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।